हेलो गाइस, कैसे हैं सब लोग। दिस इज़ द नितेश वर्मा इन फ्रंट ऑफ यू। और मुझे पढ़ाते हुए 10 साल हो चुके हैं। मैं शुरुआत की मैंने 6-7 साल मैंने होम क्लासेस ही ली थी और अभी तक मैं मोर देन 500 स्टूडेंट्स में पढ़ा चुका हूँ। और मेरा कोर सब्जेक्ट अकाउंट, बिजनेस एंड इकोनॉमिक्स है। तो हम लोग आज पिछला कुछ हम लोग पढ़ चुके थे, तो हम लोग उसको थोड़ा रिवीजन करेंगे और हम आगे के नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। जैसे आप स्क्रीन पर देख ही रहे हो, तो हम लोगों को कुछ नई चीज़ें हमें पढ़नी है, तो हम लोग वो देखते हैं इस लेक्चर में, ठीक है ना। चलो आगे देखो, हम लोगों को नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन पढ़ना है कि हम देखो ट्रांजैक्शन करने वाले हैं तो किस नेचर के होंगे। तो देखो देयर आर 2 टाइप ऑफ द नेचर, रेवेन्यू नेचर एंड कैपिटल नेचर। रेवेन्यू नेचर का मतलब क्या है, इसके अंदर 2 चीजें होंगी, पैसे का आना और जाना, ये बात ध्यान रखो। एंड कैपिटल नेचर में भी 2 चीजें होंगी, पैसे का आना और जाना। अब हमें ये क्लासिफाई करना है कि पैसा आ रहा है तो वो कैसे आ रहा है और जा रहा है तो वो कैसे जा रहा है, बस। ऐसी कैपिटल में जब उसका नेचर क्या है, पैसे आने का और जाने का, हमें बस वही 2 चीजें हमें पढ़नी है। तो पहले हम रेवेन्यू नेचर को हम समझते हैं, ठीक है। तो हम लोग एक ही करके हम पढ़ते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो देखो पहले मैं रेवेन्यू नेचर में रिसिप्ट यानी कि पैसा आ रहा है, तो देखो हमने बोला कि पैसा आना है, तो हम पैसा आने का हम नेचर हम समझने वाले हैं कि वो किस, जैसे भी पैसा आएगा वो हमारे किस नेचर का आने वाला है, ठीक है। तो चलो पहला रेवेन्यू नेचर हम समझते हैं। देखो एक ही माइंड कंसेप्ट में अगर ये आ गया तो आगे के ट्रांजेक्शन सारे हमें बहुत सारे समझ में आ जाएंगे। इसके अलावा कुछ नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि यही मेन पिलर है हमारे अकाउंट्स का। अगर अकाउंट्स पढ़नी है तो सबसे पहले हमें ये रेवेन्यू कंसेप्ट और कैपिटल कंसेप्ट हमें समझना पड़ेगा। इनके अलावा हमें कुछ नहीं पढ़ना है। अगर ये हम क्लासीफाई कर लिए तो पूरी अकाउंट में कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि ये मेजर इंपॉर्टेंट है। कोई भी ट्रांजेक्शन होगा सबसे पहले इन दोनों में हमें उसको पुटअप करना पड़ेगा, इसी के अंदर हमें ले जाना पड़ेगा उसको। इस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले हमें यही सोचना है कि रेवेन्यू है कैपिटल है। अगर पैसे जाने की बात हो रही है तो हमें ये समझ लो पहले कैपिटल और रेवेन्यू समझना है पहले, तो हमें उसके अंदर और कुछ नहीं समझना। तो पहले हम रेवेन्यू नेचर का समझते हैं। रेवेन्यू नेचर में पहले पैसे आने ही, अगर कहीं से पैसा आ रहा है तो वो रेवेन्यू नेचर का या कैपिटल नेचर का, पहले हम लोग ये समझते हैं, ठीक है। तो पहले देखते हैं क्या वो नॉर्मल नेचर ऑफ ट्रांजेक्शन बिजनेस है या नहीं। नॉर्मल मीन्स रिपीटेड नेचर का होना चाहिए, यानी रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, हमारे ऑब्जेक्टिव में होना चाहिए, यानी कि वो हमारे रेगुलर एक्टिविटी से कवर होना चाहिए। अगर वो पैसा आता है दैट इज द रेवेन्यू नेचर, ठीक है। सिंपल सा फंडा ये समझना है, अगर वो रिपीटेशन बार बार पैसा आ रहा है, हमारी नॉर्मल ट्रेडिंग एक्टिविटी से आ रहा है, हमारे बिजनेस नेचर से आ रहा है, तो वो क्या होगा, रेवेन्यू नेचर है। आप सिंपल सा समझो, जैसे कि अभी नॉर्मल में देखो, अगर एक डॉक्टर है, डॉक्टर के पास पैसे की क्या आता है, फीस आती है, उसकी ट्रीटमेंट की फीस आती है, कंसल्टेंसी की फीस आती है, तो दैट इज द रेवेन्यू नेचर। यानी उसके नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस का क्या है, वो रेवेन्यू नेचर, उसका ऑब्जेक्टिव ही है। अगर जैसे बैंक है, बैंक का ऑब्जेक्टिव क्या है, लोन देना और लोन पर इंटरेस्ट मिलना, तो इंटरेस्ट इज द पार्ट ऑफ द रेवेन्यू नेचर, समझ में आ रहा है। तो दैट इज द रेवेन्यू नेचर। इट हेल्प्स यू कैलकुलेट द प्रॉफिट एंड बिजनेस। अगर वो पैसा नहीं आएगा तो हम उसकी प्रॉफिट कंडीशन को नहीं पहचान पाएंगे, इसीलिए हम लोग यहाँ पर लिखा हुआ है 4th पॉइंट, इट हेल्प्स टू द कैलकुलेट द प्रॉफिट कंसर्न, यानी कि प्रॉफिट कंडीशन। जैसे कि सेल ऑफ आइटम, अगर आपका नॉर्मल बिजनेस है, मैं एक सिंपल सा एग्जांपल मोमोज का लेके चलो, मोमोज वाला है, अगर मोमोज डेली बेच रहा है तो उसके लिए वो क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर, क्योंकि उससे वो पैसा डेली नेचर में आ रहा है, तो वो उसके लिए क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर हो गया। अगर कोई बैंक या बैंक से पैसा उसको डेली आ रहा है यानी इंटरेस्ट आता है, तो वो क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर हो गया, ठीक है। रिपीटेड होना चाहिए, उसकी टाइमिंग कम होनी चाहिए, यानी विद इन अकाउंटिंग ईयर होना चाहिए, ठीक है। और आगे हम देखते हैं, ठीक है। अब कैपिटल नेचर पर आ जाओ। कैपिटल नेचर का मतलब क्या होता है बेटा, पैसा आ रहा है लेकिन नॉर्मल नेचर में नहीं आ रहा है, ठीक है ना। एक और चीज रेवेन्यू नेचर में ये एक और चीज समझ लो, जो पैसा आता है ना वो हमें रिटर्न नहीं करना होता। अगर हमने रिटर्न कर दिया, समझ लो, तो वो कैपिटल नेचर का बन जाता है, समझ लो। रिटर्न करने के लिए हम पैसा लेते हैं तो दैट इज द कैपिटल नेचर का, एक प्रकार से कैपिटल नेचर का बन जाता है, ठीक है। ऐसे कैपिटल नेचर का हम लोग समझते हैं। ये नॉर्मल नेचर का नहीं है, हम बार बार नहीं लेते हैं, रिपीटेड नेचर का नहीं है। अगर आपने पैसा रिपीटेड नेचर का है, आप फिर से समझना, रिपीटेड नेचर का है तो वो रेवेन्यू नेचर है, अगर वो नॉन रिपीटेड नेचर का है तो वो कैपिटल नेचर। वो आपकी लायबिलिटी को क्रिएट करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि ये पैसा तो हमें बार बार देना। ऐसे पैसा आने पर आपको खुशी नहीं होगी, एक बात ध्यान रखो। चलो एक और चीज समझते हैं, ऐसा पैसा आने की एक्सेप्ट कैपिटल, एक चीज और है एक्सेप्ट कैपिटल। ऐसा पैसा जब भी आएगा ना तो आपको खुशी नहीं होगी कभी भी, किसमें, कैपिटल नेचर पर। जैसे आपने कोई एसेट बेच दी तो वही पैसा नहीं आएगा, खुश नहीं होगा, ठीक है, देखा जाए तो। यानी कि नॉन रिपीटेड नेचर का, यानी बार बार ये नहीं होगा, आपकी फाइनेंशियल पोजीशन को बहुत इफेक्ट करेगा। जैसे लोन लेना आपकी फाइनेंशियल इंपैक्ट को बहुत दिखा करता है। एक बंदे पर अगर लोन ज्यादा है तो आप क्या बोलोगे, यार ये तो बहुत बेकार है,
या फिर ये मान के चलो वो बार बार अपनी प्रॉपर्टी को सेल आउट करता है। अगर देखो एक बिल्डर है तो वो रेवेन्यू नेचर की बिल्डिंग को सेल कर रहा है, यानी वो रिपीटेड नेचर, उसका बिजनेस कंसर्न, उसका ऑब्जेक्टिव है क्या, बिल्डिंग बेचना। लेकिन अगर एक नॉर्मल पर्सन है वो प्रॉपर्टी बार बार बेचता है तो आप क्या होगी, अरे यार ये तो बेकार पर्सन है, अपनी प्रॉपर्टी कभी होल्ड ही नहीं करता, यानी वो उसकी फाइनेंशियल पोजिशन को शो करता है। दैट इज द कैपिटल नेचर। कैपिटल नेचर से हमेशा उसकी प्रॉपर्टी वैल्यू बढ़नी चाहिए कभी भी। तो यहाँ पर लेकिन पैसा आने की बात है तो यहाँ पर कम हो रही होगी, सिंपल सी बात है, समझ रहे हो यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर पैसा जाना चाहिए, सॉरी आना चाहिए। किस नेचर से आना चाहिए, हमेशा ऐसे नेचर से पैसा आएगा जिसमें हमारी फाइनेंशियल पोजीशन को कम होगी और बार बार नहीं आना चाहिए। जैसे लोन रिसीव है, आप लोन ले रहे हो, अगर आपका लोन लेना है तो आप एक ही बार तो लोगे, दो बार नहीं लोगे। अगर दो बार भी लोगे तो आपको आपकी फाइनेंशियल पोजीशन पे इम्पैक्ट पड़ेगा, ये हमारा ऑब्जेक्टिव नहीं होता। तो दैट इज द रिसिप्ट ट्रांजेक्शन ऑफ द रेवेन्यू एंड कैपिटल। ओके, चलो नेक्स्ट, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर पर आते हैं हम लोग। अब हम एक्सपेंडिचर समझते हैं। बेटा एक्सपेंडिचर का मतलब क्या है, यहाँ पर सिंपल सा फंडा है, यहाँ पर भी वही है, दो चीजें हैं। पैसा जाना है तो हम ये देख रहे हैं कि पैसा जाएगा, दो पैसा तो जा रहा है ये मान के चलो, लेकिन रेवेन्यू नेचर में जा रहा है या कैपिटल नेचर में जा रहा है, हमें बस यही समझना है। तो हम लोग यही देखें, तो देखो पहले हम रेवेन्यू नेचर का समझते हैं। सिंपल सा फंडा है, रेवेन्यू नेचर का समझ लो आप। पहले तो नॉर्मल नेचर ऑफ बिजनेस होना चाहिए, यानी हम डेली रूटीन में अगर हम कोई भी खर्चा करते हैं यानी एक्सपेंडिचर करते हैं तो वो हमेशा क्या होगा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। पहले तो पैसा जाना चाहिए, नंबर नॉर्मल बिजनेस नेचर का होना चाहिए, ट्रेडेबल होना चाहिए, यानी जो हम बार बार रिपीटेशन यूज हो रहा है तो वो होना चाहिए। रिपीटेशन मतलब कि सुबह से लेकर शाम तक जो भी खर्चे करते हो आप डेली नेचर में करते हो या महीने भर में एक बार तो कर ही लेते हो, दैट इज द ट्रेडेबल नेचर। रिपीटेड नेचर हो गया, ऑब्जेक्टिव है भाई, करोगे, करना ही पड़ेगा। जैसे खाना खाने हैं हमें तो खाना हमें खाना ही पड़ेगा, नहीं तो हम नहीं कर सकते, इसके बगैर हम रह नहीं सकते, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बगैर हम रह नहीं सकते, वो हमारे ऑब्जेक्टिव में, वो आपकी बिजनेस कंडीशन को कैलकुलेट करेगा, ठीक है ना। अगर हम वो नहीं करेंगे तो हमारे प्रॉफिटेबल बिजनेस नहीं होगा, ये ध्यान रखना। जैसे कि हम नॉर्मल गुड्स परचेज करते हैं, आप शुरू से लेकर लास्ट तक, दिन भर तक, महीने भर में जो भी काम करते हो, दैट इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल नेचर में क्या होता है, ये नॉर्मल बिजनेस का नेचर नहीं है। ऐसा पेमेंट कर रहे हो जो बार बार नहीं करना होता। जैसे कार खरीदी आपने, सपोज नॉर्मल लेके चलते हैं, अगर आप बार बार कार खरीदते हो तो दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर हम वन टाइम परचेज करते हैं तो दैट इज द नॉन रिपीटेबल नेचर, यानी कि आपने बिल्डिंग बाय की, आप ये मान के चलो आपने नॉर्मली बिल्डिंग बाय कर ली, कार बाय कर ली, एसी फर्नीचर परचेज कर लिया, दैट इज द कैपिटल नेचर। क्यों, आप बार बार नहीं करें। अगर ये चीज आप बार बार करते हो तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये नेचर ऑफ बिजनेस पर बहुत इफेक्ट पड़ता है, फाइनेंशियल एक्टिविटी पर बहुत फर्क पड़ता है इससे। तो ये हमेशा फाइनेंशियल पोजीशन पर इफेक्ट करेगा। अगर जिसके पास मान लो 10 प्रॉपर्टीज है तो आप उसको अच्छा मानोगे, बिल्कुल, क्योंकि कैपिटल एक्सपेंडिचर, ठीक है। अगर आपने किसी का लोन रीपेमेंट कर दिया तो वो भी एक कैपिटल एक्सपेंडिचर, आपकी लायबिलिटी रिड्यूस हो रही है। लायबिलिटी रिड्यूस मतलब कि आपका दिमाग फ्री हो रहा है, अरे यार चलो उसके पैसे तो हमने पेमेंट कर दिया, तो दैट इज द कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर से हम लोग दोबारा समझते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मतलब रिपीटेबल नेचर, ऑब्जेक्टिव होता है, इसके बगैर हम नहीं जी सकते। खाना खाना है भैया, लेकिन कार के बगैर हम रह सकते हैं, तो कैपिटल नेचर में ये होता है, ठीक है ना। एक महीने लोन नहीं चुकाओगे कोई बात नहीं है, ठीक है ना, लेकिन लोन रीपेमेंट तो करना पड़ेगा, समझ रहे हो ना। तो ये कैपिटल नेचर का होता है और ये रेवेन्यू नेचर का होता है। ये तो हमें सारी चीजें ध्यान रखनी पड़ेंगी। यहां तक कोई डाउट, रेवेन्यू नेचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू रिसिप्ट और कैपिटल रिसिप्ट में फिर से एक बार दोबारा मैं बता दूं। रिसिप्ट में ये ध्यान रखना है, बार बार रिपीटेड होता है, ऑब्जेक्टिव एंटिटी है हमारी, ठीक है ना, इट हैव टू प्रॉफिट एंड लॉस कंडीशंस। कैपिटल नेचर में क्या होता है बेटा, नॉर्मल नेचर का नहीं होता है, ठीक है ना। ऐसा पैसा हमारे नॉर्मल नेचर में नहीं आता, जैसे बिल्डिंग सेल कर ली, नॉर्मल नेचर का पैसा नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारे कैपिटल नेचर का पैसा हो, ठीक है। चलो हमने देख लिया। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में देखो बेनिफिट होता है, अभी हम कैपिटल ट्रांजेक्शन में मनी पेमेंट ही समझ रहे हैं। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है उसका बेनिफिट हमें दिखता है कि आज से ही हमें बेनिफिट चालू हो जाएगा। जैसे आप पेन लेकर आए, सपोज मैं नॉर्मल में बताता हूँ, पेन लेकर आए, आप आज से लिखना चालू कर दोगे, दैट इज जनरेटेड इन द लास्ट टाइम, बहुत ही लेस टाइम, यूजिंग द पेड अमाउंट फ्रॉम द डेट ऑफ द पेमेंट, यानी आपने उसका यूज अभी से करना चालू कर दिया। जैसे मैंने आपको बोला, मैंने आज सिंपल सा मैं एग्जांपल देता हूँ, अभी हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको आज ही अपनी स्कूटी में पेट्रोल डलवा दिया, तो आप आज से यूज करना चालू कर दोगे, है ही नहीं है, तो दैट इज द, ये क्या हो गया, रेवेन्यू नेचर का हो गया, ठीक है। मोबाइल में रिचार्ज करा दिया, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, समझ रहे हो नहीं। मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट, और कुछ मटेरियलिटी ऑफ अमाउंट पर भी डिपेंड करता है कि अगर आप, वो आपके ऊपर है, अगर आप 5000 से नीचे का अमाउंट है तो आप उसको रेवेन्यू मान सकते हो। जैसे कि एक सिंपल सा एग्जांपल है, आप अगर आईफोन लोगे तो क्या आप बार बार लोगे, नहीं, एक ही बार लोगे, तो वो आपके लिए कैपिटल नेचर का एक्सपेंडिचर हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर वो मैं लेता हूं तो मेरे लिए
सॉरी, मैंने अगर हाँ वही है, आपने लिया मैंने लिया, बात बराबर है। अगर आप आईफोन लेते हो तो कैपिटल नेचर, अगर वही फोन आईफोन कौन ले, सोचो जरा, अंबानी ले या फेसबुक का ऑनर है वो ले, जॉन जकरबर्ग क्या नाम है उनका, तो वो ले, तो उनके लिए वो क्या बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या उनके लिए मटेरियलिटी कंसेप्ट मान के चलो आप, यानी उनके लिए कोई वैल्यू नहीं है उसकी, यानी वो बार बार खरीद सकते हैं। तो एक ही चीज किसी भी पर्सन को रेवेन्यू भी हो सकती है और कैपिटल भी हो सकती है। समझ में आ रहा है? जैसे एक मान लो एक मोटर व्हीकल एजेंट है, वो डेली कार खरीदता है बेचता है, तो उसके लिए रेवेन्यू नेचर का, कैपिटल नेचर का हमारे लिए होगा। समझ में आ रहा है? तो बेनिफिट ऑफ जनरेटर मोर देन द 1 ईयर। कैपिटल नेचर में क्या होता है, अगर ऐसी कोई भी ऐसा एक्सपेंडिचर जिसका हम बेनिफिट आज ड्राइव नहीं कर सकते, जिसमें मैंने कार ले ली, ठीक है, तो कार से आज ही इनकम नहीं स्टार्ट हो जाएगी मेरी, हमें कैलकुलेट भी नहीं कर सकते मुझसे कितनी इनकम होने वाली, तो दैट इज द कैपिटल नेचर, ठीक है ना। और एक आफ्टर द सम टाइम हमें इसका बेनिफिट मिलेगा, ठीक है ना। कभी कभी ऐसा होता है हम पेमेंट आज कर देते हैं लेकिन उसका बेनिफिट एक अगले महीने या 2 महीने से होता है, ठीक है ना, तो दैट इज आल्सो द कैपिटल नेचर। समझ में आ गया? यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना? चलो, अभी हम पढ़ क्यों रहे हैं रेवेन्यू एंड कैपिटल? वो हम बेटा इसीलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि हमारे पास मेथड ऑफ अकाउंटिंग 2 है। हम जो रिकॉर्ड करने वाले हैं अकाउंट्स के वो 2 तरीके से हैं बेटा, एक होता है कंसेप्ट एक्रूअल कंसेप्ट और एक होता है हमारा कैश कंसेप्ट। ये हमें बहुत जरूरी है। एक्रूअल कंसेप्ट का मतलब क्या होता है, आप समझो कि जैसे हमने पैसा कमा लिया उसको रिकॉर्ड कर लो, भले ही वो हमें मिले या ना मिले। ऐसी एक्सपेंडिचर हमने कर दिया है लेकिन हमने उसका पेमेंट भले ही किया हो या ना किया हो, लेकिन वो एक्सपेंडिचर रिकॉर्ड करना पड़ेगा। जैसे सिंपल सा मैं एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूँ, पूरे महीने हमारा अखबार आता है, न्यूज़पेपर डालने वाला डाल जाता है बिल्कुल। न्यूज़पेपर 1 महीने 31 को हमारा फिनिश हुआ, तो उसका बिल आया मान लो पर डे 5 रुपए के हिसाब से 150 रुपये उसका बिल आ गया मंथ का, तो एक्सपेंडिचर 150 रुपये, भले ही हमने पेमेंट किया हो या ना किया हो, दैट इज द एक्रूअल कंसेप्ट। तो हम रिकॉर्ड हम उसी दिन कर लेंगे भले ही पेमेंट हुआ हो या ना हो, हमारे दिमाग में ये चलने लगता है कि यार भाई उसका पेमेंट करना है, खर्चा हो चुका। जैसे आपकी पढ़ने जाती है ट्यूशन की, आपकी जैसे आपने मान लो 1 महीना कंप्लीट हो गया, आप घर पर क्या बोलोगे पापा से, पापा सर फीस मांग रहे हैं स्कूल की, यानी वो एक्सपेंस हो गया है लेकिन पेमेंट नहीं किया, तो वो फीस का पार्ट है जो हमारी एक्सपेंसेस के लिए कवर हो चुकी है, तो दैट इज द इनकम, भले ही पेमेंट हुआ हो या ना हो, दैट इज द एक्रूअल कंसेप्ट। लेकिन कैश कंसेप्ट में उल्टा होता है, कैश में हम रिकॉर्ड ही तभी करेंगे जब हमारे पास से कैश आएगा या जाएगा, बस इसके अलावा कुछ नहीं। अगर मुझे पेमेंट आपने पिछले साल का पेमेंट आज दिया तो मैं आज ही रिकॉर्ड करूंगा, मैं ये नहीं मानूंगा कि वो पिछले साल का पैसा आया हुआ है, मेरे पास आ चुका है, बस उसको हम लोग बोलते हैं कैश कंसेप्ट, यानी पैसा आना और जाना रिकॉर्ड होगा, दैट इज द कैश कंसेप्ट, ठीक है। देयर आर द 2 टाइप, एक्रूअल और मर्केंटाइल बेसिस भी बोला जाता है इसको, कैश को कैश बेसिस बोला जाता है, रिसिप्ट बेसिस बोला जाता है, उसको हम लोग मेथड ऑफ अकाउंटेंसी बोलते हैं, ठीक है। अब ये हमारे मेन जो कंसेप्ट है उस पर हम आ जाते हैं। हम लोगों ने चीजें समझ ली थी, एक होता है रेवेन्यू नेचर और एक कैपिटल नेचर। बेटा जो आप राइट हैंड साइड में जो देख रहे हो वो होता है एसेट एंड एक्सपेंस एंड लॉस, फिर होता है हमारा इनकम एंड गेन, प्रॉफिट एंड कैपिटल अकाउंट, ठीक है। आप ये इस देख ही रहे हो, ऊपर के 2 जो पार्ट हैं बेटा वो कैपिटल नेचर के होते हैं। अब देखो एक होता है पैसा आना और एक जाना। जब भी जाने की बात होगी तो हम लोगों ने अभी देखा 2 चीजें होती है, कैपिटल और रेवेन्यू, और आने की भी बात होती है तो होती है कैपिटल और रेवेन्यू, ये हम लोग अभी देख चुके हैं, ठीक है। तो हम एक एक से सारी चीजें हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आप एक नॉर्मल मान के चलो कि एक सिंपल से है, हमें कोई बिजनेस स्टार्ट करना है, तो बिजनेस स्टार्ट कहाँ से होगा, हम लोग वहीं से स्टार्ट करेंगे। बिल्कुल मैं एक बिजनेस फॉर्म में एक आपको पढ़ाने वाला हूँ, आप ये मान के चलो ये सारी जितनी भी टर्मिनोलॉजी है अकाउंट्स की वो इसी में कवर हो जाएंगी। आप तो कोई भी आप जो बिजनेस करना चाह रहे हो आप वो मान के चलो। सपोज सिंपल से एक मैं एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, अगर आप मान लो एक मूवी बनाने जा रहे हो तो सबसे पहले तो पैसा चाहिए मूवी बनाने के लिए, तो वो पैसा कहाँ से आएगा, जो पैसा आएगा बेटा यहीं से हमें स्टार्ट करना है बस, और कहीं नहीं। तो हम लोग सारी चीजें एक तरफ से चलने वाले हैं। या तो आप मोमोज की दुकान खोल लो, चलो एक ऐसा करते हैं, या तो आप मोमोज की दुकान खोलने वाले हो तो मोमोज के लिए हमें कहाँ से स्टार्ट करना, आप बिजनेस स्टार्ट कैसे करोगे मोमोज के लिए, तो हमें वो सारी चीजें पढ़नी, ठीक है। तो हम लोग यहीं से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बेटा। ये 4 कंसेप्ट ये हैं, ये पिलर हैं, ये 4 बात हैं हमारे अकाउंट्स की पिलर। अगर ये 4 बातें आपको नहीं आएंगी तो आप अकाउंट्स नहीं पढ़ सकते। तो मैं एक एक करके सारे कंसेप्ट आपको बताऊंगा। आज हम लोग कहाँ से स्टार्ट करेंगे, कैपिटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने पैसा लगा दिया बिजनेस में, फिर मैं छोटे मोटे कुछ खर्चे करूंगा, ठीक है, फिर उससे मेरी इनकम आएगी, और जैसे ही इनकम आना स्टार्ट होगी तो फिर मैं एसेट खरीदना चालू कर दूंगा, ठीक है। हम लोग ऐसे पूरे सर्कल में पढ़ेंगे, इसलिए मैंने वो सर्कल वाइज इसको बनाया हुआ है।
तो हम स्टार्ट करें, चलो लेट्स गो। देखो पहला है कैपिटल। कैपिटल मतलब ये मैं सिंपल सा बता रहा हूँ, जैसे मैं मोमोज की दुकान खोलनी है तो हमें पहले पैसा चाहिए। तो जो बंदा बिजनेस में पैसा डालता है, ठीक है, वो वन टाइम डालेगा, पहले तो सोचो हम बार बार नहीं डालेंगे, पहले ही हम एक बार में पैसा लगाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम एक बार में पैसा लगाएंगे तो वो क्या होता है उसी को हमें ये समझना है, ठीक है। अगर कोई भी पर्सन क्या है पैसा इन्वेस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ मनी और टाइम, तो दैट इज टू अर्न द प्रॉफिट, दैट इज द कैपिटल। पहले फिर से समझ लो, कोई भी पर्सन है, जैसे मैं ही हूं या आप हो, मान के चलो आप मोमोज की दुकान खोलने जा रहे हो, तो मोमोज के लिए जो जितना पैसा चाहिए वो क्या होगा, वो कैपिटल हो जाएगी। अब इसके साथ जरूरी नहीं है कि आप कोई सामान बाहर से खरीदो, आपके पास खुद भी घर पर होगा, जैसे कि आपके पास गैस सिलेंडर है तो वो आप एक काइंड फॉर्म में हो जाएगा, तो वो भी तो आपका ये कैपिटल है। यानी कि आपने 1 लाख रुपए कैश लगा दिया और मान लो 5,000 का गैस सिलेंडर है, तो उन तो 1,05,000 हमारी कैपिटल हो गई टोटल। समझ में आ गया यहाँ पर? तो टू ऑब्जेक्ट और हम ये कैपिटल लगा क्यों रहे बेटा, टू अर्न द मोर प्रॉफिट्स, ठीक है। अब ये बताओ कैपिटल रिसिप्ट है या रेवेन्यू रिसिप्ट है, जल्दी से। पीछे हमने जो कंसेप्ट पढ़े उसी के हिसाब से कैपिटल रिसिप्ट या रेवेन्यू रिसिप्ट, बेटा कैपिटल रिसिप्ट। क्यों? बार बार आने वाला है, सॉरी बार बार नहीं आएगा, एक ही बार लगाएंगे हम लोग, फर्स्ट टाइम लगा देंगे हम कैपिटल, फिर हम उससे अर्न करेंगे प्रॉफिट, ठीक है ना। तो दैट इज द कैपिटल रिसिप्ट। और अर्न प्रॉफिट के लिए, और अभी हमने उधर एक चीज और पढ़ी थी, हमें प्रॉफिट अर्न करने का नहीं मालूम अभी कि कितना प्रॉफिट अर्न होगा, डिफाइन नहीं है अभी प्रॉफिट कमाना, लेकिन ऑब्जेक्टिव में प्रॉफिट कमाना है। तो हमारे कितने समय में पैसा आने वाला है, रिटर्न आने वाला है, ये भी नहीं मालूम हमें, इसीलिए वो कैपिटल है, ठीक है। तो चलो हम लोग आगे देखते हैं, एक एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग कैपिटल अकाउंट का। एक मिस्टर ये कमेंट्स द बिजनेस, उसने मनी लगाई और काइंड्स लगाया। मनी में हम लोग जानते हैं कैश लगाएगा। अब वो अपने घर में दुकान खोल रहा है तो वो बिल्डिंग लगा दी, ओन फर्नीचर रखा हुआ, ठेला उसी का है मान के चलो, वहां पे उसने अपने एक ठेला लगा दिया तो उसका ओन फर्नीचर भी हो गया, और कुछ अदर मटेरियल जैसे गैस सिलेंडर मान के चलो। तो दैट इज द समीशन ऑफ कैपिटल। तो जितना पैसा सबका टोटल मिला के वो बन जाता है उसकी बेटा कैपिटल बन जाती है, ठीक है। जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं, देखो उसने क्या क्या लगाया, एक कैश लगाया, बिल्डिंग लगाई, कार लगाई, फर्नीचर लगाया, ठीक है। 2 लाख, 5 लाख, 6 लाख और 7 लाख, तो टोटल कैपिटल समेशन कितना हो गया बेटा 20 लाख। यहां पर कोई डाउट, ठीक है। अब आते हैं हम लोग एक्सपेंस। अब देखो बेटा क्या होगा, अब यहां से समझने की कोशिश करना। अब हमने क्या कर लिया, ठेला ले लिया, 4 जो 4 पहिए वाला होता है वो हमने एक ले लिया, ठीक है। बर्तन ले लिए उसने, समझना भी ये बेचने के लिए नहीं लिए बेटा उसने बर्तन, गैस सिलेंडर लिए बेचने के लिए नहीं किया, नहीं लिया। तो अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट करने वाले हैं बेटा एक्सपेंस एंड लॉसेस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, इसको समझना बहुत जरूरी है। तो बेटा पहले एक्सपेंस एंड लॉसेस में हम लोग पहले समझते हैं एक्सपेंस। एक्सपेंस का मतलब क्या, तो सिंपल सा है, पहले तो कोई भी चीज होगी उसको पहले तो हमारे पास यूज होना चाहिए, किस राइट ऑफ यूज। जो भी हम बाय कर रहे हैं उसको हमें राइट ऑफ यूज होना चाहिए। सिंपल सा पहले फंडा यही समझो, जो भी हम खरीदने जा रहे हैं उस पर राइट ऑफ यूज होना चाहिए। राइट ऑफ यूज नहीं है तो वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, सिंपल सा फंडा। जैसे मैं एक सिंपल सा एग्जांपल लेके चलता हूँ, आप अपने फ्रेंड के लिए बुक लेकर आए, आप अपने फ्रेंड के लिए बुक लेकर आए, पेमेंट किसने किया बेटा, आपने किया, क्या वो एक्सपेंस है, नहीं है। क्यों नहीं, क्योंकि आपका राइट नहीं है उसके ऊपर, समझ रहे। तो सबसे पहले राइट देखा जाएगा कि राइट ऑफ यूज है या नहीं है। राइट हमेशा बेटा एक सोर्स ऑफ डॉक्यूमेंट से आता है, दैट इज अ वाउचर या बिल, इनवॉइस, उसके हिसाब से हमारा राइट ऑफ इन्वेस्टमेंट आता है। पहला क्या होना चाहिए बेटा, राइट ऑफ यूज। सेकंड क्या होना चाहिए बेटा, कॉस्ट इनकर्ड टू यूज, यानी कि जो हम यूज कर रहे हैं उस पर हमें पैसा खर्च होना चाहिए। पैसा खर्च नहीं हुआ तो वो हमारा एक्सपेंस है ही नहीं, पहली बात तो समझ लो। हमें कोई फ्री में मिल गई, हमें कोई फ्री में समोसा दे दिया मान के चलो, दैट इज नॉट एक्सपेंस। राइट तो है लेकिन हमारा वो एक्सपेंस नहीं है, समझ में आ रहा है। हमारे पास उस पर कुछ ना कुछ क्या होना चाहिए, पेमेंट होना चाहिए पहले। ऑलवेज रेवेन्यू नेचर, रिकरिंग नेचर का होना चाहिए, बार बार रिपीटेशन होना चाहिए बेटा उस चीज का, समझ लो। बार बार का नेचर होना चाहिए, रिपीटेशन नेचर होना चाहिए। तो एक्सपेंस क्या होगा, कैपिटल नेचर है रेवेन्यू नेचर, जल्दी बताओ, रेवेन्यू नेचर। क्यों, हमने पीछे पढ़ा रेवेन्यू नेचर मीन्स रिकरिंग नेचर। उसकी लाइफ बेटा शॉर्ट होनी चाहिए। लाइफ मतलब कि जो भी हम बाय करने वाले हैं उसकी लाइफ विद इन 1 ईयर होनी चाहिए, यानी वो 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा। आप पेन लेकर आए, पेन लेकर आए मान के चलो, आप वो 1 साल के अंदर खराब हो जाएगा, भले आप यूज करो या ना। अब ये नहीं कहना सर वो तो 2 साल चल जाएगा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, हर चीज का एक्सेप्शन होता है। यानी कि सिंपल सा फंडा ये मान के चलो, पहले तो राइट ऑफ यूज, ठीक है, उसके पीछे कुछ पेमेंट फ्री में नहीं होना चाहिए, नंबर 2। नंबर 3 रिकरिंग नेचर होना चाहिए, रिपीटेशन नेचर होना चाहिए। नंबर 4 लाइफ उसकी कम होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड की लाइफ होनी चाहिए, शॉर्ट पीरियड होनी चाहिए, भले ही उसका राइट हो,
जैसे मैंने कार खरीदी, सिंपल से एक एग्जांपल मान चलो, एक मैंने कार खरीदी, राइट है, कुछ पेमेंट किया, बिल्कुल किया, क्या वो रेकरिंग नेचर है? नो, तो वो एक्सपेंस नहीं है। समझने की कोशिश करना, ठीक है। अब हमारा फोर्थ पॉइंट क्या होगा बेटा, लाइफ ऑफ एक्सपेंस की मोर देन 1 ईयर नहीं होना चाहिए, ठीक है। बेनिफिट स्टार्ट फ्रॉम द टुडे डेट ऑफ द परचेज, जिस दिन हमने खरीदा उसी दिन से उसका बेनिफिट स्टार्ट हो जाना चाहिए, तभी वो एक्सपेंस बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। एक बार फिर से सुन लो, जिस दिन आपने परचेज किया उससे आपके पास माइंड में ये आ जाना चाहिए अब तो मैं इसको यूज कर सकता हूं। अगर माइंड में ये नहीं आया कि मैं यूज नहीं कर पाऊंगा तो वो एक्सपेंस नहीं है। जैसे सिंपल से एक और एग्जांपल मैं देता हूं, आपने एक रूम लेने गए किराए से और आप उसको 5,000 रुपए रूम की किराए के दे आए और उससे बोला कि सर मैं अगले महीने से आ जाऊंगा आपके पास, तो वो 5,000 है कि आप अभी से यूज करना स्टार्ट कर दोगे क्या? नो, तो वो एक्सपेंस नहीं है। फिर से समझ लो, जो भी पेमेंट आप कर रहे हो यानी कि उसका बेनिफिट आज से ही स्टार्ट हो जाना चाहिए, ये ध्यान रखना, या हमारे पास राइट आ जाना चाहिए कि मैं आज से यूज हो गया, राइट तो आ गया लेकिन अभी से यूज नहीं कर पा रहा हूं, तो वो कोई मतलब नहीं है, तो वो एक्सपेंस नहीं होगा। समझ गया या नहीं? फिर तो ऑलवेज जो भी हम एक्सपेंस करने वाले हैं वो बिजनेस में ही यूज होना चाहिए, ठीक है, बिजनेस में यूज होना चाहिए और उसके बदले हमारे पास गुड्स एंड सर्विस आना मैंडेटरी। अगर उसके बदले कोई गुड्स एंड सर्विसेज नहीं आ रही है तो वो एक्सपेंस नहीं है। यानी कि ये ध्यान रखना, एक्सपेंसेस के बदले हमेशा कुछ ना कुछ मिलने वाला है और हमें तुरंत मिलने वाला, अभी मिलने वाला है, बाद में नहीं। बाद में मिलेगा वो बात की बात है, अगर हमें बाद में मिलता है वो हम बाद में देखेंगे, अभी के टाइम मिलने वाला है। अगर आपके पास अभी मिल गया तभी वो एक्सपेंस कहलाएगा, नहीं तो नहीं कहलाएगा। यानी कि एक्सपेंस हमेशा टू साइडेड होता है, ये मान के चलो। टू साइड मतलब कि आपने जैसे ही कुछ दिया, जैसे ही हमें कुछ मिला, अगर अभी नहीं मिला तो वो एक्सपेंस नहीं है, बस ये ध्यान रखना। भले ही हमको पेमेंट हुआ हो या ना हुआ, बाद में भी तो कर सकते हैं। जैसे आप दुकान पर गए, उससे उधार सामान लेकर आ गए, तो वो एक्सपेंस हो गया बेटा, भले ही पेमेंट हुआ हो या नहीं हुआ। अब ये लाइन क्यों आई बेटा, हमने पीछे पढ़ाना एक्रूअल एंड कैश बेसिस, तो एक्रूअल में हमने रिकॉर्ड कर लिया, तो इस वजह से वो क्या बन गया, हमारा एक्सपेंस बन गया। तो एक्सपेंस में मेन कंडीशन क्या हुई, पहले तो हमारे पास राइट ऑफ यूज होना चाहिए, लाइफ कम होनी चाहिए, उसके बदले पेमेंट हो जाना चाहिए या फ्यूचर में देना चाहिए, ठीक है ना। उसका बेनिफिट आज ही स्टार्ट होना चाहिए, उसके बदले कुछ ना कुछ मिले हमें। अगर वो नहीं मिल रहा तो वो एक्सपेंस नहीं है, समझ लो। तो एक रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्यों बेटा, ये रिपीटेड नेचर का है, इसीलिए ये एक्सपेंस है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बेटा नेचर ऑफ एक्सपेंस समझ लो। एक्सपेंस कितने तरीके के होंगे बेटा, एक्सपेंसेस 2 तरीके के नेचर के होते हैं, एक नेचर ऑफ एक्सपेंस और एक पे बेसिस। नेचर ऑफ एक्सपेंसेस के बेसिस पर होता है बेटा एक फिक्स एक्सपेंस और एक वेरिएबल, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। बट डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो होते हैं जो हमारे बिजनेस के नेचर के होते हैं, वो हमारे क्या होते हैं, बिल्कुल रिलेटेड टू टर्म ऑफ द बिजनेस, बिल्कुल फिक्स है, इसके बगैर हमारा बिजनेस नहीं चल सकता, वो हमेशा डायरेक्ट होते हैं, वेरिएबल होते हैं। जैसे आप मोमोज की दुकान थी हमारी, अभी हमने मोमोज की, मोमोज के लिए मेन एक्टिविटी क्या है आप बता सकते हैं? उसके बगैर नहीं चलेगा हमारा मोमोज। जैसे मोमोज के लिए हमें सबसे पहले मैदा खरीदना पड़ेगा, है ना, पत्ता गोभी कॉलीफ्लावर खरीदनी पड़ेगी, उसके बगैर नहीं चल सकता, सिलेंडर के बगैर नहीं चल सकता बिजनेस, समझ रहे हो ना। तो वो चीजें हमारी क्या होंगी, डायरेक्ट होंगी। और इनडायरेक्ट में क्या होगा, लाइट का बिल लगाओ या लगाओ, नहीं लगाओ कोई दिक्कत नहीं, दिन में लगा लेंगे हम लोग, कोई इशू नहीं। तो ऐसी चीज, एक बंदा है सैलरी वाला बंदा है, आपका बिजनेस चले या ना चले वो उसको पेमेंट करना पड़ेगा, उसको कोई मतलब नहीं है, समझ रहे हो। तो वो होते हैं इनडायरेक्ट, समझ रहे हो। तो नेचर ऑफ बिजनेस 2 टाइप के होते हैं। पे बेसिस पर कौन से होते हैं बेटा, 2, एक कैश एक्सपेंसेस एक नॉन कैश एक्सपेंसेस। कैश एक्सपेंसेस वही होते हैं जिसमें हमें कैश का पेमेंट करना पड़ेगा, दैट इज द कैश बेसिस एक्सपेंसेस। और नॉन कैश बेसिस एक्सपेंसेस क्या होते हैं, जैसे कि हमें डिस्काउंट देना पड़ा, या फिर हमारे 10 रुपए के बदले 8 रुपए किसी ने दिए, तो 2 रुपए क्या हुआ, डिस्काउंट हो गया, तो वो हमारा नॉन कैश बेसिस एक्सपेंडिचर है। एक होता है डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन भी एक हमारे पास आने वाला टर्म है। डेप्रिसिएशन मतलब रिड्यूस द वैल्यू, जिसमें हमारा पेमेंट नहीं जाता है लेकिन उसकी वैल्यू रिड्यूस होती है, तो रिडक्शन वैल्यू हम लोग डेप्रिसिएशन बोलते हैं, ठीक है। हम आगे पूरा एक चैप्टर है, इसको हम आगे देखेंगे। समझ में आ गया यहाँ पर एक्सपेंस, समझ में आया। एक्सपेंस का मतलब क्या होता है बेटा, फिर से समझ लो, 5 चीजें कंडीशन है हमारी, वो होना चाहिए। सबसे पहले राइट ऑफ यूज होना चाहिए, इसके पीछे कॉस्ट इनकर्ड होनी चाहिए, भले ही पेमेंट हुआ हो या ना हुआ, विद इन ए शॉर्ट टर्म पीरियड होना चाहिए, रेवेन्यू नेचर होना चाहिए। बिजनेस जैसे ही हमने उसका बेनिफिट स्टार्ट या रेडी टू स्टार्ट हो जाना चाहिए फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज से। अगर राइट नहीं है आपका डेट टू परचेज से तो नहीं होगा वो, ठीक है। बेनिफिट हमें अभी से मिलना चाहिए, ठीक है ना। उसके बदले गुड्स एंड सर्विसेज मिलनी चाहिए, बाद में नहीं, अभी। बाद में मिलेगा तब तक नहीं है वो एक्सपेंस, ये ध्यान रखना। बेनिफिट बाद में मिलेगा तो नहीं है एक्सपेंसेस, ये ध्यान रखो, ठीक है।
और इवन द अमाउंट पेड और नॉट, भले ही पेमेंट हुआ हो या ना हुआ, समझे, दैट इज द रेवेन्यू एक्सपेंसेस। ठीक है, एक अदर टाइप और होता है बेटा, एक होता है एक्सपेंसेस होता है एक ऑपरेटिंग एक्टिविटी और एक नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि जो हमारे बिजनेस से रिलेटेड एक्सपेंडिचर है वही हमारे ऑपरेटिंग एक्सपेंडिचर ऑपरेटिंग एक्टिविटी के, और नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी के क्या है, वो हमारे बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन फिर भी हमें करने पड़ते हैं। जैसे आपने लोन लिया, लोन पर इंटरेस्ट पे करना ही पड़ेगा, आपका बिजनेस चले या ना चले, दैट इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। समझ लो, यानी नॉन ऑपरेटिंग का मतलब एक और मैं फंडा आपको बिल्कुल सिंपल समझाता हूँ, ऐसा एक्सपेंसिव जो किसी के बेस पर कैलकुलेट हो वो सारे नॉन ऑपरेटिंग है, बस ऐसे समझ लो। इंटरेस्ट है, किस पर कैलकुलेट होगा बेटा, लोन पर इंटरेस्ट कैलकुलेट होगा। ठीक है, जैसे लॉस हुआ, एक और एग्जांपल देता हूँ, आपको लॉस हुआ, कैसे होगा बेटा, अपनी प्रॉपर्टी को बेचने में, तो वो कैलकुलेट किस पर हो रहा है, प्रॉपर्टी पर हो रहा है, तो दैट इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यानी कि कैलकुलेशन ऑन द बेसिस ऑफ अदर, दैट इज द नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। सिंपल सा फंडा यही समझ के चलते हैं हम लोग। ऑपरेटिंग एक्टिविटी मतलब कि जो हमारा मेन बिजनेस है वही ऑपरेटिंग खर्चे होंगे। जैसे सैलरी है, बिजनेसमैन अब मुझे सैलरी तो देनी पड़ेगी अपनी पर्सन को, तो वो ऑपरेटिंग बिजनेस नहीं चल रहा है। रेंट मेरा ऑपरेटिंग नहीं चल रहा है, क्योंकि मैं रेंट अपने बिजनेस में रेंट के बगैर नहीं चला सकता बिजनेस, लेकिन मैंने इंटरेस्ट पे किया, वो किसी पर कैलकुलेट करने वाला हूं मैं, तो वो क्या हो जाएगा, नॉन ऑपरेटिंग एक्टिविटी जाएगा। समझ में आ गया? ओके, चलो अब मेन आने वाला है बेटा लॉस। लॉस बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। लॉस हम लोग नॉर्मल भाषा में हम सब जानते हैं नुकसान, लेकिन हम उसको अकाउंटिंग कोड में कैसे रिकॉर्ड करते हैं वो हम लोग यहाँ समझने वाले हैं। सबसे पहले लॉस का मतलब होता है बेटा नॉन कंट्रोलेबल, यानी कि आप ऐसी एक्टिविटी होने वाली है जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। ठीक है ना, सबसे पहले तो कंट्रोल नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बदले में ना गुड्स मिलने वाला है ना सर्विस मिलने वाला है, यानी सिंगल साइडेड है। एक्सपेंस में से बड़ा डबल साइडेड होता है, ये ध्यान रखना। एक्सपेंस में कुछ ना कुछ मिलता है, लेकिन लॉस में कभी कुछ नहीं मिलता, ये ध्यान रखना। सिर्फ जाते ही जाता है, आता नहीं है कुछ भी। तो नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स एंड सर्विसेज, तो लॉस का मतलब समझ में आया। पहले तो नॉन कंट्रोलेबल है, नॉट रिसीव्ड एनी गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, अब देखो बेटा देयर आर 2 टाइप ऑफ द लॉसेस, एक होता है नॉर्मल लॉस और एक होता है एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस क्या होता है बेटा, हम सब जानते हैं नॉर्मली लॉस है, उसको हम कहीं रिकॉर्ड भी नहीं करते हैं, उससे हमारे बिजनेस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। पहली बात तो ये ध्यान रखना, क्या है कि हमारे कोई भी रिकॉर्ड अकाउंट्स पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है नॉर्मल लॉस से। जैसे कि मैं सिंपल से ही बताऊं, आप क्या लेकर आए, आप ग्रेप्स लेकर आए, लेकिन 1 किलो ग्रेप्स लेकर आए, उसमें से लेकिन 100 ग्राम 200 ग्राम ग्रेप्स क्या हो गए, बेकार निकल गए, तो वो नॉर्मल लॉस है। या फिर आप सीमेंट लेकर आए, सीमेंट की बोरी लेकर आए, सीमेंट में थोड़ी सी सीमेंट खराब निकली, तो वो क्या हो गया, नॉर्मल। इससे हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। नॉर्मल वेट और पेट्रोल डलाया, आप मान लो बोतल में 1 लीटर पेट्रोल लेकर आए, लेकिन आते आते थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन की वजह से वो उड़ गया, ठीक है ना, तो एब्जॉर्व की वजह से वो उड़ जाता है, तो हमने ऑब्जर्व किया कि वो उड़ गया है, तो थोड़ा सा तो कम हो ही जाएगा, तो दैट इज द नॉर्मल, हमारे पास कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। लेकिन एक होता है एबनॉर्मल लॉस। एबनॉर्मल लॉस का मतलब होता है बेटा ऐसा लॉस जो हमारी एंटिटी के प्रॉफिट एंड लॉस पर इफेक्ट करने वाला, वो हमें रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अगर आप रिकॉर्ड नहीं करोगे तो हमें मालूम कैसे पड़ेगा कि कितना लॉस हुआ। जैसे कि लॉस बाय फायर, और हमने लॉस में पहली पढ़ा नॉन कंट्रोलेबल है पहला। नंबर 2, कुछ मिलने वाला नहीं है, जाने जाने वाला है यहाँ। तो लॉस मतलब कि लॉस बाय फायर, थेफ्ट, आग लग जाना, एम्बेजलमेंट, गबन कर लेना, पैसे चुरा के ले जाना, तो बेटा सिर्फ जा ही रहा है, कुछ आने वाला नहीं है, दैट इज द लॉस। समझ में गया यहाँ पर? ये रेवेन्यू नेचर का है ये भी, ठीक है ना, ये रेवेन्यू नेचर का है। सिर्फ एक यही है कि रेवेन्यू नेचर का, भले ही बार बार नहीं हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये शॉर्ट पीरियड में है, ये नॉन कंट्रोलेबल है, ठीक है। अब बेसिक एक्सपेंस की लिस्ट देखते हैं हम लोग। नॉर्मल, ये एक नॉर्मल एक्टिविटी है। आप पहले, चलो मैं थोड़ा पीछे से करूं, अब मैं बोलूँ आपको एक नॉर्मल में बोलने जा रहा हूँ, आप एक एक्सपेंस की लिस्ट बनाओ आपके नॉर्मल बिगिनिंग फ्रॉम द मॉर्निंग टू इवनिंग। अगर मैं आपसे बोलूँ कि एक्सपेंस बताओ तो आप क्या होंगे? आपके घर में आप जो भी देख रहे हैं उनके घर में क्या क्या एक्सपेंस होते हैं पर डे फ्रॉम द बिगिनिंग। सिंपल स्टार्टिंग से हम लोग चलते हैं, जैसे सुबह उठना, ब्रश करना, ठीक है ना, साबुन, सोप वगैरह है, फिर आप लंच फिर आप ब्रेकफास्ट करोगे, ब्रश करोगे, ब्रेकफास्ट करोगे, पेस्ट है यू, ब्रेकफास्ट के बाद आप स्कूल के लिए रेडी होगी, स्कूल रेडी के लिए आप लोग क्या करोगे, फिर ड्रेसअप होगे, इसके बाद आप क्या करोगे, क्रीम पाउडर भी लगाओगे, सिंपल सी बात है। उसके बाद आप
ब्रेकफास्ट के लिए आपने टिफिन पैक कर लिया, टिफिन हो गया, फिर आप किससे जाओगे? या तो आप बस से जाओगे ना, या तो आप अपने फादर मदर के साथ टेम्पो से जाओगे या कन्वेंस कैसे भी जाओगे, वो हो गया। फिर आप स्टेशनरी बैग में स्टेशनरी वगैरह लेकर जाओगे, तो ये सारे खर्चे क्या है? स्टेशनरी है, ठीक है ना। तो हमने स्टार्टिंग से वही चल रहा है, ब्रश, पेस्ट हो गया, वाटर हो गया, ठीक है ना, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया। तो ये क्या है आपका, लंच भी जाएगा अभी इसमें, तो ये भी एक एक्सपेंस हो गया। फिर उसके बाद आपके बैग में जितनी भी स्टेशनरी है वो सारी क्या हो गई, एक्सपेंस नीचे रखा है। आप बस में गए, बस का किराया दिया आपने, वो भी टेम्पो का किराया दिया, वो पेट्रोल आपने वो दिया, वो भी, ये क्या है एक्सपेंसेस जो है। फिर आपने स्कूल की फीस दी, वो भी है। स्टेशनरी दी, आपने ट्रेवलिंग करके गए, ट्रेवलिंग भी है। बट स्कूल्स में आपको कोई भी फेयर हुआ, स्कूल्स में आपको चाय वगैरह भी, रिफ्रेशमेंट हुआ, तो ये सारे क्या एक्सपेंस। फिर घर आ गए, घर में आपने टीवी देखी, तो टीवी रिचार्ज का, समझ रहे हो आप, टीवी रिचार्ज किया आपने, तो दैट इज द एक्सपेंसेस। टीवी रिचार्ज के बाद क्या होगा, आपने पंखा चल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी बिल, पानी पिया, वाटर बिल, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें, आपके काम वाली भाई उसको आपने सैलरी का पेमेंट किया, तो वो हुआ। आपके कुछ टूट फूट किया, वो रिपेयर कराया, वो भी बेटा एक्सपेंडिचर हुआ। आपकी यूनिफॉर्म, ड्रेसेस, वो भी क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ। तो ये सारे क्या है, ये रेवेन्यू नेचर के एक्सपेंसेस तो है, जो आप डेली कर रहे हो या हर महीने करते हो या फिर विद इन 1 ईयर करते हो, समझ रहे हो। शाम तक आपने क्या किया, घूमने गए आप, रिफ्रेशमेंट किया, ट्रेवलिंग की, ट्रांसपोर्ट किया। तो ये क्या, आप साल में एक बार ट्रेवलिंग भी करते हो, ये मूवी देखने जाते हो, एंटरटेनमेंट है नहीं। तो दैट इज द रेवेन्यू नेचर एक्सपेंडिचर, और ये सब क्या है बेटा, एक्सपेंसेस होते हैं। तो अब यही चीज बिजनेस नेचर में क्या होगा, अब हम इसी को समझते हैं, ठीक है। तो पहले हम लोग एक लिस्ट देखते हैं आपके हिसाब से क्या क्या है। देखो, ब्रश, सोप, क्रीम, पेस्ट, ड्रेस, ब्रेकफास्ट, कॉपी, बुक रजिस्टर, पेट्रोल, रेंट। हाँ, आप अगर किराए से रहते हो तो रेंट भी दोगे, है ना। पोस्टेज, कोरियर, अगर आप जैसे डिलीवरी चार्जेस, आपने मान लो कोई भी चीज अपने फ्रेंड को गिफ्ट में आपने कुछ भी भेजा, तो पोस्टेज कोरियर भी तो करोगे, स्टैम्प्स दोगे आप, कन्वेंस, स्कूल फीस देते हो आप, ट्रेवलिंग में जाओगे, अपनी गाड़ी से तो टोल टैक्स भी पे करते हो, मनी खो गई आपकी, लॉस बाय फायर, ये लॉस है। देखो अभी हमने देखा, इंटरेस्ट पे, आपने किसी से लोन लिया तो इंटरेस्ट पे करोगे आप, लाइट का बिल, इलेक्ट्रिसिटी, टेलीफोन बिल, ओ ये तो भूल ही हम लोग, सैलरी, रिपेयरमेंट है, ऑल आउट, रिफ्रेशमेंट। तो ये सारे डेली नेचर के एक्सपेंसेस हैं, वो क्या होगा हमारे बेटा, क्या होगा, ये हमारे एक्सपेंस होगा। ये तो बेसिकली एक्सपेंसेस। अगर हम इन्हीं को ऑफिस बिजनेस ट्रांजेक्शन लेके आए तो ये क्या बन जाएंगे, चलो हम लोग बिजनेस ट्रांजेक्शन में देखते हैं। सबसे पहला है गुड्स एंड परचेज। बट जो भी आप खरीदते हो वो गुड्स एंड परचेज में आता है। इसको मैंने बोल्ड इसलिए कर रखा है क्योंकि ये हमारे पास आगे मेन एक्टिविटी में आने वाला है। फिर देखो, स्टेशनरी, लाइट बिल, मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस, जैसे आपने खाना बनाया तो ऐसे ही मान के चलो ऑफिस में क्या होगा, कुछ प्रोडक्ट बन रहा होगा, जैसे लेस की फैक्ट्री है, लेस बनेगा तो उसका मैन्युफैक्चरिंग एक्सपेंस भी होगा, और वो डेली होगा, हर महीने तो होगा, तो वो है। स्टेशनरी, रजिस्टर, प्रिंटिंग पेपर भी होते हैं ऑफिस में, स्कूल्स में, तो वो है। पेट्रोल डीजल लगेगा, रेंट, यूनिफॉर्म एक्सपेंस, जैसे आपने पेट्रोल पंप पर देखा होगा, हर बंदे की ड्रेस होती है जो पेट्रोल डालता है, तो उनकी यूनिफॉर्म भी तो है, तो वो उसका बिजनेस कंसर्न है, तो उसकी क्या होगी, यूनिफॉर्म एक्सपेंस। रिफ्रेशमेंट, जैसे आप स्कूल में टीचर्स को चाय वगैरह आती है तो वो क्या है, रिफ्रेशमेंट है। इंटरेस्ट पेड, वेजेस पेड, कोई भी बंदा है हमने उससे कुछ खुदाई वगैरह करा ली तो वो क्या होगा, वेजेस पेड करने पड़ेंगे। फिर होता है रिपेयरमेंट, चलते रहता है, डिस्काउंट हम देते ही रहते हैं, ट्रैवलिंग, प्रमोशनल, सेमिनार होते रहते हैं। हम लोग कोई भी बिजनेस कंसर्न होता है तो उसको सेमिनार करना पड़ता है, ऑर्गेनाइज करने पड़ते हैं, तो वो भी तो सेमिनार हर महीने करने पड़ते हैं। जैसे आप स्कूल्स में भी आते रहते हैं कई लोग, तो वो क्या है, हमारे नॉर्मल प्रमोशनल एक्सपेंसेस होते हैं। पैकिंग एक्सपेंस, अगर आपका पैकिंग, जैसे आप कोई भी आइटम लेस ले रहे हो तो लेस पैकिंग ही तो होगी, पैकिंग एक्सपेंस है। पार्किंग एक्सपेंसेस होते हैं, अगर मान लो फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर पार्किंग है तो उसके रिपेयर मेंटेनेंस के भी खर्चे होंगे। सिक्योरिटी गार्ड हो सिक्योरिटी गार्ड नहीं लिखा, सिक्योरिटी गार्ड एक्सपेंसेस तो वो भी होंगे, ठीक है। उसके बाद एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस है, कन्वेंसेस है, फाइन एंड फीस आप जैसे भी स्कूल में दी, यहाँ पर हमें फीस वगैरह देनी पड़ती है। ट्रांसपोर्टेशन, पोस्टेज, कोरियर, ये हमें देना पड़ता है। अभी हमने देखा ट्रांसपोर्टेशन के चार्जेस, हमने यहाँ से कोई गुड्स अगर हमने दिल्ली से ग्वालियर भेजा तो वो क्या है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट है। लॉस ऑफ मनी, पैसा खो जाना, लॉस ऑफ फायर, फैक्ट्री में आग लग गई, ये मान इंटरेस्ट पे, लाइट का बिल आ गया, देखो यहाँ पर टेलीफोन बिल आ गया, सैलरी देते हैं हम अपने एम्प्लॉइज को, रिपेयर मेंटेनेंस, ऑफिस एक्सपेंसेस छोटे मोटे एक्सपेंसेस, जैसे हमने बल्ब ले आए, कुछ भी छोटे मोटे जो चलते रहते हैं। रिप्लेसमेंट, डेप्रिसिएशन इज द बिगेस्ट एक्सपेंसेस ऑफ द एंटिटी, ठीक है ना। इसका पूरा चैप्टर है, हम लोग आगे देखेंगे। जैसे मैंने पहले बताया, रिडक्शन ऑफ द वैल्यू होता है। बैड डेप्ट, बैड डेप्ट मतलब कि पैसे डूब जाना, जैसे आपने अपने फ्रेंड को 100 रुपए दिया, वो नहीं दे रहा तो ये लॉस है, वो नहीं दे रहा, वन साइड, मैंने बोला ना, एक बार चला गया बाद में नहीं आने वाला कुछ भी, दैट इज द बैड डेप्ट, ठीक है। तो अभी हम लोग आगे देखेंगे अभी और भी। रिफ्रेशमेंट, एडवर्टाइजमेंट, इंश्योरेंस, इंश्योरेंस भी तो कराते हैं हम लोग, तो वो एक्सपेंस। इंश्योरेंस बेटा 1 साल का होता है। अब देखो यहाँ पर एक फैक्ट है, आजकल करंट सिनेरियो में क्या है, 5-5 साल 3-3 साल का इंश्योरेंस कराते हैं नहीं कराते।
एजेंसी खुद ही दे रही है। जैसे आपने मान लो कोई व्हीकल लिया, आपने 4 व्हीलर लिया, उसने उन्होंने 5 साल का इंश्योरेंस करा दिया, तो बेटा 1 साल का एक्सपेंसेस होगा और 4 साल का एक्सपेंस नहीं माना जाएगा, क्योंकि 4 साल का बेनिफिट तो हमें अगले नेक्स्ट 4 ईयर में मिलेगा ना। जो 4 ईयर का एक्सपेंस है वो नहीं माना जाएगा, अभी नहीं डाल सकते आप उसको, भले ही वो आज हमने पेमेंट कर दिया। मैंने पिछली रेवेन्यू एक्सपेंस की डेफिनेशन में ये तो बताया कि उसका बेनिफिट हमें आज ही मिलना चाहिए, रेडी टू यूज। अब अगले साल का इंश्योरेंस का बेनिफिट हमें आज कैसे मिल सकता है, नहीं मिल सकता ना, इसलिए वो एक्सपेंस नहीं है, आगे के पहले साल का एक्सपेंस है, ठीक है। एंड स्टाफ वेलफेयर, ओके, दैट इज द एक्सपेंस लिस्ट। यहां तक समझ में आ गया एक्सपेंस अच्छे तरीके से, ठीक है। हमने आज क्या क्या पढ़ लिया, कैपिटल एंड एक्सपेंस। नेक्स्ट अब हम पढ़े एक्सपेंस में पहले पढ़ने वाले हैं गुड्स एंड परचेज। बेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है ये गुड्स एंड इन्वेंट्री की। बेटा गुड्स का मतलब क्या होता है, आपने ट्रक के पीछे देखा है गुड्स कैरियर लिखा होता है, देखा है नहीं देखा है? आप कभी देखना पीछे ट्रकों के पीछे हमेशा डिलीवरी वैन के पीछे लिखा होता है गुड्स एंड कैरियर, पैसेंजर के पीछे पैसेंजर व्हीकल लिखा होगा, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा, स्कूल बस पर स्कूल बस लिखा होगा। लेकिन जब भी कोई बड़ा ट्रक होता है उसके पीछे गुड्स कैरियर लिखा होता है। गुड्स कैरियर मतलब कि गुड्स को लाने और ले जाने वाला, ठीक है। तो यहाँ पर देखो पहले गुड्स की डेफिनेशन समझ लो। गुड्स का मतलब होता है बेटा हेल्ड फॉर सेल इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस। जिस चीज का हमारा बिजनेस है उसमें उस चीज को हम बेचने के लिए खरीदते हैं, दैट इज द गुड्स। पहले तो ये समझ लो, मैं लैपटॉप बेचने का काम करता हूं तो लैपटॉप मेरे लिए क्या बन गया, गुड्स बन गया। मैं अगर बिल्डिंग बेचने का काम करता हूं तो बिल्डिंग मेरे लिए क्या बन गई, गुड्स बन गई। समझ में आ रहा है यहाँ पर? अगर मैं समोसे बेचने का काम करता हूं तो समोसे मेरे लिए क्या बन गया, गुड्स बन गया, ठीक। पहला पॉइंट समझ में। दूसरा, इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ द सेल, यानी कि वो गुड्स जो किसी चीज को बनाने में भी यूज होता है वो भी गुड्स है। जैसे समोसे बनाने के लिए क्या यूज करेंगे हम, पोटैटोस, तो दैट इज द आल्सो गुड्स। अगर हम टीवी बना रहे हैं, एलसीडी बना रहे हैं, लैपटॉप बना रहे हैं, तो वो भी क्या है, उसको बनाने वाले जितने भी इक्विपमेंट्स हैं वो भी गुड्स की डेफिनेशन में आएंगे। समझ में आ रहा है? थर्ड होता है वह भी गुड्स हैं जो किसी चीज को बेचने में या रेंटल का सर्विस देने में यूज होते हैं, वो भी गुड्स हैं। जैसे कि एक डॉक्टर है, डॉक्टर का स्टेथोस्कोप, वो भी उसके लिए गुड्स है। समझ रहे? उसके जो इक्विपमेंट्स हैं, टूल्स हैं, इंजेक्शन है, वो उसके लिए गुड्स हैं। एक सीए है, मान के चलो, एक लॉयर है, उसके लिए जो स्टेशनरी यूज हो रही है वो उसके लिए गुड्स है। समझ में आ रहा है? तो दैट इज द गुड्स। जरूरी नहीं है बेचने के लिए, वो उसके कंज्यूम करने के लिए भी और जिससे फिनिश गुड बनने के लिए भी यूज हो रहा है, दैट इज द गुड्स। और इन्वेंट्री, समझ में आया? यहां तक समझ में आ गया? अब हम लोग आज इन्वेंट्री फिनिश करेंगे, ठीक है। अब इन्वेंट्री का मतलब क्या, देखो वही 3 चीजें, एक तो होता है रॉ मटेरियल, WIP और फिनिश गुड। रॉ मटेरियल क्या मतलब प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन ऑफ सच सेल, जैसे पोटैटोस फॉर लेस, जैसे हमने यहाँ देखा। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब अनपैक्ड, बन तो गए लेकिन पैकिंग नहीं हुई है, तो दैट इज द वर्क इन प्रोग्रेस। फिनिश गुड, फिनिश गुड का मतलब क्या है बेटा, पैक्ड हो चुके हैं, बन चुके हैं, दैट इज द फिनिश गुड। यानी हमारे बने बनाए समोसे रखे हुए, ये मान के या रेडी टू सेल है, दैट इज द ट्रेडेबल गुड्स, दैट इज द फिनिश गुड, ठीक है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आने वाली है, क्या आने वाली है बेटा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा। गुड्स होता है ना, गुड्स के बेटा 6 नाम होते हैं। कितने नाम होते हैं बेटा, 6, यानी 6 नेम ऑफ द गुड्स। यानी एक ही गुड्स है उसके 6 नाम बन जाएंगे, यानी ही नोन एज विद द 6 नेम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आज मैं बस यही पढ़ूंगा, यहाँ तक हम लोग नेक्स्ट लेक्चर पढ़ेंगे, ठीक है। बट 6 लेक्चर ये सॉरी इन्वेंट्री के 6 नाम होते हैं। देखो कैसे कैसे, जैसे सिंपल है, मान लो एक टेलीविजन, मैंने एक टेलीविजन मेरा गुड्स है, टेलीविजन में डील करता हूँ, मान लो सपोज मेरा नाम मनी सेल्स है, ठीक है। एक पूरी इलेक्ट्रॉनिक की शॉप है, इलेक्ट्रॉनिक चेन है हमारे यहाँ ग्वालियर में बहुत बड़ी, उनका नाम मैं लेके चलता हूँ। जैसे उनके लिए क्या है, एक फ्रिज है या टीवी है, LCD है, उसको हम लेके चलते हैं। बेटा जब वो परचेज करके लाते हैं तब उस टीवी का LCD का नाम बन जाता है परचेज। समझ में आ रहा है? क्या नाम बन जाता है बेटा, परचेज। अगर वही टीवी में बेच दूं तो उसका नाम बन जाता है बेटा सेल, यानी गुड्स एक ही, लेकिन जब मैं एट द टाइम ऑफ परचेज करता हूं तो वो क्या बन जाता है, परचेज। उसी को मैं बेचता हूं तो वो सेल। अगर जो हमने भी तो किसी से परचेज की होंगी, किए थे ना, अगर उसमें से कुछ डिफेक्टिव होते हैं और हमने वो रिटर्न किए तो दैट इज द परचेज रिटर्न, यानी हमने रिटर्न किए वो होता है परचेज रिटर्न। अगर वही चीज कस्टमर रिटर्न करके आए, हमने भी तो सेल किए थे ना पहले, सेल में से अगर कस्टमर रिटर्न करता है तो वो सेल रिटर्न कहलाता है। समझ रहे? अब
पूरे साल भर ये चलता रहा। क्या क्या चलता रहा? सेल परचेज, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, सेल रिटर्न, परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न, सेल रिटर्न, ये चलता रहा। एंड में मैंने जो अनसोल्ड स्टॉक था, यानी मैंने चेक किया कि कितना मटेरियल बचा है, रिमेन है, एट द एंड ऑफ द ईयर वो बन जाता है बेटा क्लोजिंग स्टॉक। यानी है क्या? वो टीवी है, एलसीडी है, फ्रिज है, लेकिन लास्ट में उसका नाम हमने चेंज कर दिया। क्या रख दिया? क्लोजिंग स्टॉक। समझ रहे? और 31 मार्च हमारी क्लोजिंग कब होती है बेटा फाइनेंशियल ईयर की? 31 मार्च। और 31 मार्च को हमने ये देखा कि भाई हमारे पास 20 फ्रिज है, तो नेक्स्ट डे जब हम मॉर्निंग में उठेंगे तो कितने फ्रिज मिलेंगे? 20। तो नेक्स्ट डे यानी इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर वो ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। यानी नाम देखो चेंज होते जा रहे हैं, यानी एक ही गुड्स के 6 नाम बन गए। पहले परचेज, फिर वही गुड्स सेल, फिर वही गुड्स परचेज रिटर्न, वही गुड्स सेल रिटर्न, वही गुड्स क्लोजिंग स्टॉक, वही गुड्स ओपनिंग स्टॉक। ठीक है, एग्जांपल लेके देखें एक देखो, फिर से मैं एग्जांपल में देखो दोबारा से डेफिनेशन समझा रहा हूं। पहले तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि परचेज है, हम परचेज का मतलब क्या है? ऐसा गुड्स खरीदे फॉर द प्रोसेसिंग, मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग परचेज। रिकरिंग नेचर का है बेटा, ये ध्यान रखना है। रिकरिंग नेचर का बार बार खरीदना बेचना हो रहा है हमारे पास, तो परचेज क्या बार बार खरीदना हो रहा है, तो रेवेन्यू नेचर का, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। और रेवेन्यू नेचर का है, कोई बात नहीं। सेल का मतलब मैंने क्या बताया बेटा? सेल क्या होता है? टोटल रेवेन्यू फ्रॉम द गुड्स एंड सर्विसेज, जो हम बेचने वाले हैं, वही दो टीवी हम बेचने वाले हैं, उससे इनकम होगी। रिकरिंग नेचर है और ऑलवेज रेवेन्यू रिसिप्ट होगी। सेल का मतलब समझाया? परचेज रिटर्न का मतलब क्या होता है बेटा? जो गुड्स हमने परचेज किया और वो गुड्स हम रिटर्न कर रहे हैं। क्यों रिटर्न कर रहे हैं बेटा? ड्यू टू एनी डिफेक्ट मैच विद द ऑर्डर और टाइम मैटर। एनी डिफेक्ट मतलब कि हमने जो फ्रिज मंगाया उसमें कोई डिफेक्ट आ गया तो हमने वो रिटर्न कर दी। नॉट मैच विद द ऑर्डर, मैंने मंगाया 180 लीटर्स के फ्रिज, लेकिन वो उन्होंने भेज दिया 165 लीटर्स के, तो हमें वापस करने पड़ेगा। टाइम मैटर, मैंने बोला था उसको 1 महीने के अंदर आ जाना चाहिए, लेकिन वो 2 महीने बाद आए तो भी मैंने रिटर्न कर दी, तो दैट इज द परचेज रिटर्न। ठीक है, समझ में आया? सेल रिटर्न, सेल रिटर्न क्या होगा बेटा? सिंपल सा, कस्टमर रिटर्न कर दी, यही सेम रीजन से, सेम यही रीजन से कस्टमर भी तो रिटर्न कर सकता है। कोई डिफेक्ट आ गया वो वापस कर गया, है ना? ठीक है। टाइम मैटर, ऑर्डर था, उसने मांगा था 180 लीटर का, हमने 170 लीटर का भेज दिया, तो वो रिटर्न कर देगा। ये हमारी सेल को कम करता है, वो हमारी परचेज को कम करता है। क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है बेटा? एंड ऑफ द ईयर अनसोल्ड स्टॉक, दैट इज द क्लोजिंग स्टॉक। ये कोई भी हो सकता है, रॉ मटेरियल, फिनिश गुड, WIP, जो भी है। हाँ, इसको रिकॉर्ड किस वैल्यू पर करेंगे? नेट रियलाइजेबल या कॉस्ट, व्हिचएवर इज लेस। यानी मार्केट हमने खरीदा था, मान के चलो हम पोटैटो खरीदे थे 10 रुपए किलो, लेकिन आज मार्केट में 1 रुपए किलो है पोटैटो, है ना? तो हम उसको 1 रुपए किलो पर ही लिखेंगे, यानी कम वैल्यू पर लिखेंगे, कॉस्ट या रियलाइज। मार्केट में 1 रुपए मिलने वाला है तो हम उसको कम पे लिखेंगे। ओपनिंग स्टॉक नेक्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर। ठीक है, अब एक एग्जांपल लेके देखते हैं, हम लोग थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं इसको भी। ठीक है, चलो यहाँ जैसे देखो मैंने 10 टीवी परचेज की, ध्यान से सुना, 10 टीवी परचेज की, तो इसको नाम क्या दिया गया? परचेज। फिर मैंने इसमें से 4 सेल कर दी, तो उसको नाम दिया गया सेल। मेरे पास बची कितनी बेटा? 6। कितनी बची? 6। ठीक है, 10 में से 10 बाय की, दैट इज द परचेज। 4 मैंने सेल की, रिमेन 6, जिसमें से 2 मैंने रिटर्न कर दी। रिटर्न की मैंने 2, तो जो रिटर्न की मैंने, दैट इज द परचेज रिटर्न। अब बची मेरे पास कितनी? 4। अब भाई एक कस्टमर आया, उसने 1 रिटर्न कर दी, तो मेरे पास कितनी बची? 5 हुई ना, 4 बची थी। एट द एंड ईयर मैंने चेक किया, साल खत्म हो गई, मैंने क्या देखा? 5 मेरे पास बची, तो जो 5 बची हैं वो हमारा बन गया क्लोजिंग स्टॉक। अब नेक्स्ट ईयर एट द बिगिनिंग इट बिकम्स द ओपनिंग बैलेंस, और ओपनिंग बैलेंस ऑलवेज द इक्विवेलेंट टू द क्लोजिंग बैलेंस ऑफ द लास्ट ईयर। ये ध्यान रखना है बस। ठीक है, यहां तक समझ में आया? आज हम लोगों ने यहाँ तक पढ़ लिया है। आज हम लोग यही लेक्चर खत्म करते हैं। आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ लिया बेटा? कैपिटल पढ़ा, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, और ठीक है ना, हमने ये सारे कुछ मेन इंपोर्टेंट डेफिनेशंस भी पढ़ी हैं, तो वो आज हमारे लिए इतनी काफ़ी है। फिर हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्या देखेंगे? आगे हम लोग लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज के लिए हमारे पास इतना ही। ओके, तो कोई बात नहीं, ठीक है, तो आज हम लोग इतने करते हैं। चलो बाय बाय। नेक्स्ट लेक्चर हम लोग फिर अपलोड करेंगे जैसे कि। चलो ठीक है।